हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड के साथ जिसका नाम जून है। वो अभी कार चला रहा होता है और तभी उसे पता लगता है कि उसके कार के ब्रेक्स खराब है। तभी वो फिर कार से बाहर निकल जाता है और उसके सर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिसके बाद वो ब्लाइंड हो जाता है। उसे बहुत ही गुस्सा आती है कि इससे अच्छा तो वो मर जाता। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड आती है जिसका नाम वैन है। जून से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो उसे बताती है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। देखो, मैं तुम्हारी सर्जरी का फीस भर दूंगी, लेकिन तुम्हें सारे पैसे मुझे डबल इंटरेस्ट के साथ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। जून कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वैनस अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि तुम ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करो। जब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपना नाम बता दूंगी। फिर इसी के साथ ही 5 साल बीत जाते हैं और जून सोचता है कि आखिर वो गायब क्यों हो गई। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 1 साल तक वैन जून की ट्रीटमेंट होने के लिए उसका काफी ख्याल रखती है और उसकी ट्रीटमेंट की फीस जमा करने के लिए अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है और दोनों ही बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर फिर जब सर्जरी के बाद उसकी आंखें ठीक होती है तो वो सबसे पहले वैन को देखना चाह रहा होता है, पर नर्स उसे बताती है कि वो उसके लिए नोट छोड़ कर गई है जिसमें वैन ने लिखी होती है कि हमारे बीच का गेम अब खत्म होता है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और फिर इसी के साथ ही 5 साल बीत जाते हैं और फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। जुन सोचता है कि वो वैन को ढूंढ के रहेगा। फिर हम वैन को देखते हैं जो कि अपनी क्यूट से बेबी शाओ के साथ होती है। वैन को उसकी कंपनी से कॉल आती है कि उसकी कंपनी का बॉस चेंज हो गया है और उसकी जिम्मेदारी है एयरपोर्ट पर अपने नए बॉस को पिक करने जाना। फिर वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और सोचती है कि आखिर कंपनी का नया प्रेसिडेंट अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं। तभी इतने में हम देखते हैं कि जून यहाँ पर पहुंच जाता है और अपने गार्ड्स के साथ यहीं पर ही आ रहा होता है। पर तभी एक एम्प्लॉय आकर वैन को बताती है कि उसकी कलीग मिया ने उसका प्लान चुरा लिया। ये सुनते के साथ ही वैन प्रेसिडेंट को पिक करने का काम इस एम्प्लॉय को देकर चली जाती है और फिर वो जून को देख भी नहीं पाती और जून भी उसे देख नहीं पाता। फिर जब वो कंपनी पहुंचती है तो उसकी कलीग मिया उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसे बहुत ही खुश होकर बताती है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा था, उसकी मदद से मैंने क्लाइंट के साथ 10 मिलियन की डील कर ली, सच में तुमने बहुत ही अच्छा प्लान बनाई थी। फिर वैन तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है और बताती है कि कंपनी में किसी एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। तो मिया ऐसी कहती है कि मैंने तो बस तुम पे गर्म पानी फेंकी हूँ, इसमें एम्बुलेंस को कॉल करने की क्या जरूरत थी। तो वैन इसे बताती है कि एम्बुलेंस मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कॉल करी हूँ। और फिर वो मिया को पंच पे पंच मारती है और कहती है कि हमारे नए सीईओ को आने दो, फिर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ कि तुमने कैसे मेरा प्लान चोरी की हो। तभी इतने में वैन की फ्रेंड आकर उसे इस बारे में बताती है कि सीईओ ने उसके बारे में रिपोर्ट करें कि उसने कंपनी के सीक्रेट लीक करी है, इसलिए वो उसे कंपनी से फायर कर रहे हैं और उसकी सैलरी भी कट कर रहे हैं। फिर ये सुनने के बाद मिया तो बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है और वैन से कहती है कि सीईओ से तो मैंने पहले ही डील कर चुकी हूँ और तुम कितनी फूल हो, तुम्हें रास्ते से हटाना कितना आसान था मेरे लिए। वैन को बहुत ही गुस्सा आती है और वो इसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें बस दूसरों का हक छीनना आता है, तो कोई बात नहीं, मुझे खुद ही यहाँ पे काम नहीं करना, मैं क्विट कर रही हूँ। और ये अपना आईडी निकाल कर यहाँ से जाने लगती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि सीईओ यहाँ पर पहुंचते होंगे तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं जून को जो कि कंपनी के बाहर पहुंच जाता है और वो सोचता है कि मेरे पास अभी भी 20 दिन का टाइम है, मैं इतने दिनों में उसे ढूंढ के रहूंगा। फिर जून का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस एम्प्लॉय ने कंपनी के सीक्रेट लीक करी है उसने कंपनी से खुद ही रिजाइन कर दी। तो जून को बहुत ही गुस्सा आती है कि कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने के बाद वो ऐसे कैसे खुद से कंपनी से निकल सकती है, उसके सारे बोनस कैंसिल कर दो। वैन भी यहाँ पर अपनी फ्रेंड से कह देती है कि ऐसा बॉस जो बिना इन्वेस्टिगेशन करे मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा सकता है कि मैंने कंपनी के सीक्रेट लीक करी हूँ, वो तो सच में ब्लाइंड होगा और मुझे उसके साथ बिल्कुल काम नहीं करना है, तो तुम मुझे मत मनाओ। फिर यहाँ पर जून लिफ्ट का वेट कर रहा होता है और वैन लिफ्ट से नीचे आ रही होती है। वैन बहुत ही गुस्सा होती है कि उसने मेरे बोनस भी कैंसिल कर दिया। फिर वैन लिफ्ट से बाहर आती है और जून यहाँ पर दूसरी लिफ्ट से जा रहा होता है और दोनों एक दूसरे को फिर नहीं देख पाते। फिर जून अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर मिया अपने नए सीईओ को इम्प्रेस करने आई होती है। जून से कहता है कि तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा है लेकिन इसमें काफी सारी चीजें रॉन्ग है। तो मिया कहती है कि बॉस सॉरी, ये सारी गड़बड़ मैंने गलती से कर दी। तो मिया तुरंत ही सॉरी कहने लगती है कि बॉस ये सारी चीजों के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जिसकी बातों से जून समझ जाता है और कहता है कि ये प्रपोजल तुम्हारा बनाया हुआ है ही नहीं और वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इसे फायर कर दो। और वो अपने असिस्टेंट से ये भी कहता है कि उस लड़की के बारे में पता करो जिसने ये प्रपोजल लिखी है। फिर हम वैन को देखते हैं जो कि अपने घर पे होती है और अपने डैड को काम करते हुए देखकर वो सोचती है कि उसकी वजह से उसके डैड की ये हालत हुई है और उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। अब तभी यहाँ पर जून का असिस्टेंट वैन को कॉल करता है और उसे कहता है कि सीईओ आपसे 1 घंटे में मिलना चाहते हैं, तो आप तुरंत ही कंपनी पहुंचो। तो वैन चिल्लाने लगती है कि पहले उसने मेरा बोनस कट कर दिया और अब मुझे बिना मेरी गलती की सजा देना चाहता है। तभी वैन जून की आवाज सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है कि ये उसकी आवाज थी। आखिर वो सीईओ कैसे हो सकता है, वो तो अभी जियांगचंग शहर में होगा और 20 दिन बाद उसकी फियांसी के साथ उसकी शादी होने वाली है। फिर वैन सोचती है कि वैसे अगर मुझे बोनस मिल जाएगा तो डैड की सर्जरी की फीस अरेंज हो जाएगी,
फिर वो असिस्टेंट से कह देती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे भी प्रेसिडेंट से बात करनी थी तो मैं अभी कंपनी आ रही हूँ। फिर वैन सीईओ के ऑफिस पहुंच जाती है, पर यहाँ जुन की जगह उसका असिस्टेंट होता है और इसे देखकर ये सोचती है कि आखिर मैंने सोची भी कैसे कि ये वो होगा। फिर असिस्टेंट यहाँ पर वैन को बताने लगता है कि हमने इस बार भी इन्वेस्टिगेट किए और हमें पता चला है कि कंपनी के सीक्रेट तुमने नहीं बल्कि मिया ने लीक करी थी, तो उसके लिए उसे कंपनी से फायर कर दिया गया है और क्योंकि हमने तुम्हारे साथ गलत किए इसलिए तुम्हारी सैलरी हम डबल टाइम बढ़ा रहे। वैन तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि अगर सैलरी डबल टाइम बढ़ जाए तो इससे वो अपने डैड की फीस भी आराम से भर लेगी और अपनी बेटी शाओ की फीस भी भर लेगी। असिस्टेंट सोचता है कि लगता है ये काफी नहीं है, तो वो 3 टाइम सैलरी उसकी बढ़ाने के लिए ऑफर करता है, तो वैन इसके लिए मान जाती है। फिर असिस्टेंट इस बारे में जुन को बता देता है और वो ये भी बताता है कि उसकी फियांसी शाओयन अब्रॉड से वापस आ गई है और जुन की मॉम की तरफ से ऑर्डर आया है कि वो 20 दिन में जियांगचन शहर पहुंचे उसकी फियांसी से शादी करने के लिए और जुन की मॉम कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर उसे ये शादी के लिए फोर्स कर रही होती है। पर जुन सोचता है कि वो तो सिर्फ उसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उसकी लाइफ से अचानक से चली गई। वो असिस्टेंट से कहता है कि वो अभी तक मिली कि नहीं, तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस उस लड़की का ना नाम पता है ना एज पता है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे। जुन कहता है कि मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ के रहूंगा। फिर यहाँ पर वही वैन के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगती है कि उसे कंपनी से फायर कर दिया गया सिर्फ उसकी वजह से। वो कहती है कि जाने दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ तो क्या हुआ, जो प्रपोजल तुमने तैयार करी थी ना उसका जो क्लाइंट है वो एक बहुत ही बड़ा परवर्ट है और मैं देखती हूँ कि तुम उसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी। ये बोलकर भी यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वैन उस क्लाइंट से मिलने के लिए बार में जाती है और ड्रिंक करती है और उसे उसके फायदे बताने लगती है कि अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको काफी फायदा होगा, तो वो तुरंत ही साइन कर देता है। फिर वैन यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और फिर ये क्लाइंट हंसने लगता है क्योंकि उसने ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था। पर तभी वैन इसे मार के बेहोश कर देती है और वो अपना प्रोजेक्ट का फाइल और अपना मोबाइल उठा लेती है जिसमें उसने सारी वीडियो बना ली थी और उसे चक्कर भी आ रहा होता है, तो भी वो यहाँ से जाने लगती है और तभी सामने से यहाँ पर जून आ जाता है। वो जल्दी से भाग कर आके वैन को गिरने से बचाता है और वैन इसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि जून तुम फाइनली आ गए। तभी जुन को इसकी आवाज जानी पहचानी लगती है और वो पूछता है कि तुम आखिर कौन हो। वैन कहती है कि अब फाइनली मेरे डैड की सर्जरी हो जाएगी। ये बोलकर वो बेहोश जाती है और फिर जुन उसे उठा के बाहर लाता है। तभी असिस्टेंट वैन को देखते के साथ ही कहता है कि मिस वैन यहाँ पर क्या कर रही है। जुन पूछता है कि तुम इसे जानते हो, तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस ये वही लड़की है जो कंपनी से रिजाइन कर रही थी। तो जुन सोचता है कि अच्छा इसीलिए इसे मेरा नाम पता है क्योंकि मैं उसका बॉस हूँ। और फिर जुन जैसे ही वैन को कार में बैठाता है तभी अचानक से वो तो इसे किस कर लेती है, तो ये इसके मुंह पे पानी फेंक कर उसे होश में लाता है। वैन कहती है कि आखिर मेरे ऊपर पानी किसने फेंका। तभी यहाँ पर जुन अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, तो असिस्टेंट इसके मुंह पे ऐसे किस का निशान देकर हंसने लगता है। फिर वैन अपने घर पे ब्रश कर रही होती है। उसे याद आता है कि मैंने अपने बॉस को फोर्सली किस कर ली थी, तो कहीं वो मुझे फायर ना कर दे। और फिर वो अपनी बेटी शाओ को सुलाने के लिए स्टोरी सुनाती है। तभी शाओ कहती है कि मम्मी आखिर डैडी अभी तक मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ। तो वैन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डैडी एक दिन जरूर आएंगे और वो पता है स्पेसशिप में बैठ कर आएंगे जिसमें विंग्स लगी होंगी, क्योंकि अभी डैडी दुनिया को बचाने के मिशन पर गए। तो शाओ ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि डैडी तो बहुत बड़े हीरो हैं। वैन अपने मन में कहती है कि सॉरी शाओ, तुम्हारे डैड को तो ये तक नहीं पता है कि तुम एग्जिस्ट करती हो। फिर हम देखते हैं कि मिया को इस बारे में पता लग जाता है कि वैन की एक 5 साल की बेटी है, तो ये वैन से बदला लेने के लिए शाओ को किडनैप करने का ऑर्डर देती है। फिर हम देखते हैं कि शाओ बाहर खेल रही होती है और तभी यहाँ पर एक ग्रैंड माँ गिरने की एक्टिंग करती है और शाओ से कहती है कि मेरा पैर बहुत दुख रहा है, बच्ची क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगी। तो शाओ मान जाती है और उनके साथ चलने लगती है। पर तभी शाओ को पता लग जाता है कि वो ग्रैंड माँ के पैर में तो चोट लगी ही नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। तो शाओ जाने से मना करती है, तो ये ग्रैंड माँ इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागती है। तो शाओ जल्दी से अपने ग्रैंडपा को आवाज देने लगती है कि ग्रैंडपा मुझे बचाओ। इतने में एक मास्क वाला बंदा शाओ को उठा के यहाँ से भागने लगता है और ग्रैंडपा के तो पैर में चोट लगी है, तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते हैं। जूनिया कार से जा रहा होता है और वो वैन की चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। हर जल्दी से अपनी कार को रोक कर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और वैन जब उसकी कार की विंग्स देखती है तो वो समझ जाती है कि यही उसके डैडी है। और जुन भी शाओ के गले में अपनी नेकलेस देख लेता है और जल्दी से उसे बचाने के लिए जाता है और उस गुंडे को मार के शाओ को अपने पास करता है। शाओ से डैडी कहने लगती है, तभी जुन देखता है कि उसके पास तो नेकलेस है ही नहीं, तो ये सोचता है कि लगता है मेरा इल्यूजन था। जुन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, मैं अंकल हूँ। तो शाओ से हक करके कहती है कि आप अंकल नहीं बल्कि मेरे डैडी हो, मम्मी ने मुझे बताई थी कि डैडी स्पेसशिप में बैठ के आएंगे जिसमें विंग्स होंगी। तो जुन अपनी कार को देखकर सोचता है कि ये उसे विंग समझ रही है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी मम्मी का क्या नाम। शाओ बताने जा रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर उसके ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और फिर वैन भी यहाँ पर आ जाती है और जुन यहाँ से जाने लगता है। शाओ बताती है कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डैडी ने मुझे बचाया। पर तब तक जुन यहाँ से अपनी कार से बैठकर जा चुका था, इसलिए वैन उसे देख नहीं पाती।
और वो शाओ से कहती है कि सॉरी मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। शाओ कहती है कि मम्मी कोई बात नहीं, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली मुझे डैडी मिल गए। वेन कहती है कि तुम्हारा नेकलेस कहाँ चला गया, और वो जल्दी से जाके रास्ते में से नेकलेस उठाती है और उसे पहना देती है। दूसरी तरफ जून को अपने पॉकेट में कैंडी मिल जाती है और वो सोचता है वो बच्ची भी 5 साल की थी तो कहीं वो मेरी ही तो नहीं थी। फिर वो तेजी में कार चला के वापस उस जगह पर पहुंचता है और शाओ को ढूंढने लगता है, और तभी वो देखता है कि शाओ अपनी मॉम के साथ जा रही है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उसकी मॉम है, यानी कि ये वही लड़की है। हम देखते हैं कि ये वैन नहीं होती है बल्कि उसकी फ्रेंड होती है, और ये जून से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इसकी आवाज़ सुनते के साथ ही जून सोचता है कि इसकी आवाज़ तो डिफरेंट है, तो ये उसका फेस टच करने लगता है। तो ये चिल्लाती है कि अगर तुमने वापस मुझे टच किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो जून अपसेट होकर जाने लगता है कि ये वो है ही नहीं, और लगता है ये बच्ची भी मेरी नहीं है। और फिर वो अपने ऑफिस आकर कैंडी को देखते हुए इस बारे में सोच रहा होता है कि अब सिर्फ 19 दिन बचे हैं, क्या मैं सच में उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, और क्या उसका और मेरा मिलना सिर्फ एक गेम था। फिर हम देखते हैं कि वैन अपनी कंपनी पहुंचती है ओवर टाइम वर्क करने के लिए, क्योंकि उसे सीईओ को कोई प्रपोजल तैयार करके देना होता है। और वो अपनी कलीग से पूछती है कि वैसे हमारा जो सीईओ है वो है कौन, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो उसकी फ्रेंड सब बताती है कि वो जे ग्रुप कंपनी का वारिस है और इस शहर का सबसे यंगेस्ट सीईओ है, और उसका नाम जून है। जब वैन यहाँ जिन का पूरा नाम सुनती है तो वो शॉक हो जाती है, और वो सब याद करने लगती है कि जिन की वजह से उसके साथ क्या क्या हुआ है। और फिर वो अपनी फ्रेंड से बताती है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें प्रमोशन मिला है और अब तुम रिजाइन करना चाहती हो। वैन कहती है कि मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती, और ये सोचती है कि आखिर 5 साल बाद वो वापस यहाँ पर क्यों आया है। दूसरी तरफ जिनको उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि वो 5 साल पहले वाली लड़की मिल गई है, तो वो उससे मिलने के लिए बार में बुलाता है। दूसरी तरफ वैन भी अपनी फ्रेंड को बार में बुला रही होती है ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दी है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक ही बार में होते हैं। जून यहाँ पर उसी नर्स से बात कर रहा होता है जो 5 साल पहले उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। वो बताती है कि 5 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी, मुझे उसका चेहरा तो नहीं याद है, पर ये याद है कि वो लुओ यूनिवर्सिटी से थी, क्योंकि मैंने उसका आईडी देखी थी। तो ये सुनते के साथ ही जून कहता है कि वैन भी लुओ यूनिवर्सिटी से है। तभी अस्टिन कहता है कि बॉस, मिस वैन ने आज ही रिजाइन कर दिए, और मुझे पता चला कि उनकी कलीग ने जैसे ही आपका नाम बताई तो आपका नाम सुनते के साथ ही उन्हें रिजाइन करिए। अब जिन का शक और बढ़ जाता है, और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम इस बारे में पता करो कि 5 साल पहले वैन कहाँ थी। फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस, मिस वैन के बारे में सिर्फ इतना ही पता चला है कि वो लुओ यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, लेकिन और सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिन सोचता है कि आप सिर्फ 18 दिन बचे और मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। और फिर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करे जा रहा होता है, और उसके असिस्टेंट के रोकने पर भी वो नहीं रुकता, और यहाँ पर वैन भी ड्रिंक कर रही होती है, और उसकी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि आखिर तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो, तुम किस बात से अपसेट हो। वैन बताने जा रही होती है कि तभी उसे जून का कॉल आ जाता है। तो वो उसका कॉल उठाते के साथ ही कहने लगती है कि बॉस, मैंने रिजाइन कर चुकी हूँ और आपकी बात अब मैं नहीं मानने वाली। पर तभी सामने से जून की वॉइस नहीं आती, बल्कि वेटर की आवाज आती है जो कि जून को चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम बिना पैसे लिए यहाँ बार में ड्रिंक करने कैसे आ सकते हो। वैन उसका कॉल कट कर देती है और फिर अपनी फ्रेंड को गुड बाय बोलकर यहाँ से जा रही होती है। तभी देखती है कि उसने कॉल कट करी ही नहीं, और उसे आवाज आती है कि जून को कोई मार रहा है। फिर वैन को जून की फिक्र होने लगती है, तो ये अपने आप को समझाती है कि मुझे उसी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। पर तभी इसे जून की आवाज आती है, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाती और जल्दी से उसे बचाने जाती है, और बॉटल फोड़कर वो वेटर को डराती है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तुम्हें मारूंगी। तभी जून यहाँ पर वैन को पीछे से हक करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। तो ये सुनकर वैन शॉक रह जाती है। तभी यहाँ पर वेटर जून को कहता है कि बहुत सॉरी, शायद हमने आपको बहुत जोर से मार दिया। तो वैन गुस्सा हो जाती है कि यानी तुमने इन्हें ऑर्डर दिया था, और वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है, तो ये वापस इसे खींचता है, और दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। पर तभी जून उसके ऊपर ही बेहोश हो जाता है, और वेटर बताता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। फिर वो उसे उसके घर ले आती है और उसे मेडिसिन लगाती है, और याद करती है कि 5 साल पहले जब उसकी आंखें ठीक होने वाली थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी कि अब वो फाइनली उसे देख पाएगा। पर तभी उसे कुछ गुंडे पकड़ के लेके जाते हैं, और वो देखती है कि उन गुंडों ने उसके डैड को मार के बेहोश कर दिया होता है, और उसके डैड का एक पैर टूट चुका होता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि इसे बताती है कि वो जून की फियांसी है, और उसने ये सब इसलिए करी क्योंकि वो जून और उसके रिलेशन के बीच में आ रही है और जून को सेड्यूस करके उसे छीनने की कोशिश कर रही है। वैन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि जून ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी कोई फियांसी भी है। तो बाइयन कहती है कि उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हारे साथ बस खेल रहा था, और वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा, तो अच्छा ये होगा कि तुम खुद ही उसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ और क्या होगा ना वो तुम अच्छी तरीके से जानती हो। वैन को बहुत ही बुरा लगता है कि जून ने उसे धोखा दिया, तो वो बाइयन से कह देती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा उसकी लाइफ में कभी नहीं आऊंगी। अब यहाँ पर वैन जून को देखते हुए सोचती है कि मैं अपनी फैमिली को दोबारा हर्ट होते नहीं देख सकती हूँ,
और तुमने तो मेरा फेस भी नहीं देखा था, तो ये अच्छी बात है। हम ऐसे रहेंगे कि हम कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। और फिर वो इसे गुड बाय बोलकर जा रही होती है, तभी ये इसका हाथ पकड़ के खींचता है और इसे कहता है कि प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ। पर वैन नहीं मानती और वो उठ जाती है और इसे कहती है कि बॉस आप होश में आ जाओ, मैं बस आपकी एम्प्लॉई हूँ और मैं रिजाइन करके जा रही हूँ। वैन कहता है कि अगर तुम सच में वो लड़की नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तो बताओ आखिर तुम मेरा नाम सुनते के साथ ही क्यों रिजाइन कर रही हो और मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, और तुमने आज मेरी जान क्यों बचाई। वैन कहती है कि अच्छा, तो किसी की हेल्प करना गलत होता है तो ठीक है, मैं अगली बार से किसी के भी मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगी। तभी जून देखता है कि उसने नेकलेस पहनी है, तो ये सोचता है कि ये झूठ कह रही है, ये सच में वही है। वो इसे अपना नेकलेस दिखाता है और कहता है कि तुम भी मुझे अपना दिखाओ, और वो देखने की कोशिश करता है तो ये इसे स्लैप लगा देती है और फिर यहाँ से जाने लगती है। तो जून कहता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते इससे पहले पढ़ी नहीं थी? उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि तुम मेरी 24 आवर्स असिस्टेंट हो, और अगर तुम एक दिन की भी छुट्टी करती हो तो तुम्हें ट्रिपल टाइम पैसे भरने पड़ेंगे, और तुम चाहो तो मैं बाकी के रूल्स भी तुम्हें गिना सकता हूँ। वैन कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही गलत है। जून कहता है कि गलत है तो क्या हुआ, तुमने खुद साइन करी हो। फिर वैन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे अपनी डैड की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। बस अब मुझे इसे ये यकीन दिलाना है कि मैं वो हूँ ही नहीं। फिर जून वैन के क्लोज जाता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो जाओ मेरे लिए कुछ बना के लेकर आओ। फिर वैन कुकिंग करने लगती है और ये उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर वैन इसके लिए डिशेस रेडी करके दे देती है और कहती है कि आप काफी लेट हो रही है तो मैं अपने घर जा रही हूँ। तो जून कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि फ्रिज में इतनी सारी चीजें थी तो भी तुमने वही डिशेस क्यों रेडी करी जो मुझे पसंद है? तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? वैन तो घबरा जाती है कि शिट, मैंने तो वही सारी चीजें बना दी जो इसे पसंद है। फिर ये इसके क्लोज जाता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम 5 साल पहले कहाँ पर थी? तो वैन भी इसका अच्छी सामना करती है और कहती है कि मैं 5 साल पहले अब्रॉड में थी और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो इस बारे में पता कर लो। तभी जून को कॉल आ जाती है कि बॉस जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो मिल गई है। फिर वैन यहाँ से चली जाती है और जून को बहुत ही बुरा लगता है कि ये वो नहीं है। और वैन भी बाहर आने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है कि उसकी शादी होने वाली है और फिर भी मुझे ढूंढ रहा है, कितनी रिडिकुलस हरकत है। फिर वो यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि बायन उसी को ही देख रही होती है और इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि 5 साल बाद ये फिर यहाँ पे आ गई। और फिर ये किसी को कॉल करके ऑर्डर देती है कि इस बार वो इसे ऐसा सबक सिखाए कि ये हमेशा याद रखे। फिर जून जब कार में आके बैठता है तो वो देखता है कि बायन पहले से यहाँ पर होती है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस मिस बायन ने ही उस लड़की को ढूंढने में आपकी हेल्प की है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जून बायन से पूछता है कि क्या तुमने उस लड़की को देखी हो? तो ये बताती है कि मैंने डॉक्टर से पता करी कि उसके पास वो नेकलेस है जिसपे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। देखो, तुम्हें हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट याद होना चाहिए कि अगर 5 साल में तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और अगर वो तुम्हें मिल जाती है तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी। और फिर ये असिस्टेंट को कार चलाने के लिए कहती है। तभी जून देखता है कि वैन सामने टैक्सी में बैठ के जा रही है। अब वैन यहाँ रास्ते में नोटिस करती है कि ड्राइवर उसे कोई और रास्ते से लेके जा रहा है, तो वो उसे चिल्लाती है कि आखिर वो कौन सा रास्ता लिया हुआ है। फिर वो डर जाती है और किसी को कॉल लगाने जा रही होती है। तभी ड्राइवर अचानक से गाड़ी रोक देता है और गलती से वैन का कॉल जून को लग जाता है और जून कॉल उठा लेता है। फिर ये गुंडा तो वैन को मारने के पीछे पड़ जाता है और वो उससे बचकर भाग रही होती है, पर तभी इतने में ये इसे चाकू से मारने वाला होता है। और फिर टाइम पर यहाँ पर जून इसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और फिर वो इस गुंडे को मार के पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, पर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। जून उसके पीछे जाने को करता है तो वैन इसे रोकती है और कहती है कि रहने दो, मैं जानती हूँ कि उसे यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसने भेजा होगा। अब तभी जून के फोन पे बायन की कॉल आने लगती है, तो वैन ये देख लेती है कि इसे इसकी फियांसी की कॉल आ रही है, तो वो यहाँ से चली जाती है। बायन जून से कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, नहीं तो तुम उस लड़की से नहीं मिल पाओगे। और वैन यहाँ से जाते हुए सोचती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दी कि तुम्हारी फियांसी मुझे मारना चाहती है तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। और ये सोचते हुए वैन यहाँ से चली जाती है। और फिर जून उस लड़की से मिलने पहुंचता है तो असिस्टेंट बताता है कि वो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन मैंने जल्दी से उसकी नेकलेस का फोटो ले लिया और ये सच में आपकी तरह ही सेम नेकलेस है। ये देखने के बाद जून बहुत ही खुश होता है। फिर वैन अपने घर पहुंचती है अपनी बेटी शाह के पास और वो देखती है कि नेकलेस कहीं गुम हो गया है। तो शाह कहती है कि नेकलेस का अब क्या करना है, डैडी तो मुझे मिल चुके। वैन सोचती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी सब चीज अब खत्म होनी है तो नेकलेस का क्या ही फायदा है। फिर नेक्स्ट डे वैन कंपनी में होती है और वो जून के लिए कॉफी तैयार करी होती है और सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द उसे पीछे छुड़ाना होगा। मैं रिजाइन नहीं कर सकती तो क्या हुआ, वो मुझे फायर करेगा, इस पे मैं उसे मजबूर करूंगी। और फिर याद करती है कि कैसे जून उसे कह रहा था कि तुम्हें मेरी पसंद की सारी चीजें पता है इसलिए तुम वही बनाती हो, तो ये जानबूझ के ज्यादा ही शक्कर डाल देती है और जो कि जून को पसंद नहीं आता। और वैसे क्या कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जानबूझ के ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें फायर करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये लो फाइल्स, अब जाके इनको कंप्लीट करो और 3 दिन में मुझे सबमिट करो।
फिर वैन जब अपना काम करने जाती है तो वो देखती है कि मिया यहाँ पर उसकी कलीग को परेशान कर रही है और वो कह रही होती है कि मेरे पास इस कंपनी के 5% शेयर्स है और इसलिए मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, तो मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा। वैन इसे सबक सिखाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी नहीं चलेगी। मिया को बहुत ही गुस्सा आती है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इसे बाहर करने कह रही होती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ के यहाँ से बाहर लेके जाते हैं और ये सब जून के कहने पे हो रहा होता है। और वो यहाँ पर आकर कहता है कि वैन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो मिया कहती है कि मैं इस कंपनी की 5% शेयर होल्डर हूँ, तो मैं डायरेक्टर हूँ, तो आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको इसे फायर करना होगा। तो जून कहता है कि ये तुम थी, अब नहीं होंगी, और वो सिक्योरिटी गार्ड को कहकर इसे यहाँ से बाहर करने कहता है। वैन सोचती है कि मैंने जानबूझ के मिया से फाइट की थी ताकि मुझे फायर किया जाए, पर ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। जून जो कि ऑफिस में होता है, उसका असिस्टेंट उसे वैन के बारे में और इन्फॉर्मेशन ला के देता है, जिससे जून को और शक हो जाता है कि ये सच में वही है। फिर वो वैन से बात करने के लिए बाहर आता है तो देखता है कि वो किसी से कॉल पे बात कर रही है। वैन तो अपनी बेटी शाह से कॉल पे बात कर रही होती है और कहती है कि बेबी मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगी और फिर हम दोनों डेट पर चलेंगे, ठीक है। जून ये सुन लेता है और वो बहुत ही जेलस हो जाता है कि आखिर ये किस मैन के साथ डेट पर जाना चाहती है, और फिर ये उससे आके पूछ लेता है कि क्या तुम काम की वजह से डेट पर नहीं जा पा रही हो। तो इसे गुस्सा आती है कि आखिर ये मेरी फोन की बातें क्यों सुन रहे। जून पूछता है कि बताओ ना, काम के बाद तुम डेट पर जाने वाली हो। तो वैन गुस्से में कहती है कि बॉस अब ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है, तो मेरा घर जाने का टाइम है। और वो यहाँ से जाते हुए अपनी बेटी से कॉल पे कहती है कि बेबी तुम फिक्र मत करो, हम लोग डेट पर चल रहे हैं। जून बहुत ही जेलस होता है और सोचता है कि क्या ये सच में डेट पर जा रही है और क्या ये सच में वही लड़की है। फिर नेक्स्ट डे वैन जैसी कंपनी में अपना काम कंप्लीट करती है तो वो देखती है कि अचानक से कंप्यूटर खराब हो गया और वो बहुत ही फिक्र करती है कि आखिर ऐसा कैसे। तभी उसकी कलीग बताती है कि मिया यहाँ पर आई हुई थी। वैन समझ जाती है कि उसने फिर से उसका काम खराब करने के लिए सब करी है। फिर कहती है कि मुझे अब एक अच्छी हैकर की जरूरत है जो ये ठीक कर सके। इतने में यहाँ पर वैन को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताता है कि वो अब्रॉड से वापस आ गया है। तो ये खुश होती है और तभी वो यहाँ पर आकर उसे सरप्राइज दे देता है कि वो तो यहाँ पर उसे मिलने भी आ गया। वैन खुश होकर अपने फ्रेंड ली को हक करने लगती है और तभी जून इन लोग को देख लेता है और सोचता है कि लगता है ये वही बंदा है जिसे ये डेट कर रही है। फिर वैन का फ्रेंड ली यहाँ पर उसका कंप्यूटर ठीक करने में हेल्प करता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि तुम तो हैकर बन गए। तभी यहाँ पर जून आ जाता है और वैन अपने फ्रेंड से इसे मिलवाती है और फिर दोनों साथ में यहाँ से चले जाते हैं। तो जून बहुत ही जेलस होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़के के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर जून को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे वैन पर इसे और शक होता है। दूसरी तरफ वैन अपने फ्रेंड के साथ अपने घर के बाहर पहुंचती है तो वो इसे बताता है कि वैसे मैं अब्रॉड से वापस किसी पर्सन के लिए आया हूँ, और वो बताने जा रहा होता है कि वो उसी के लिए वापस है। पर तभी इतने में वैन को जून की कॉल आती है और वो उसे कोई डॉक्यूमेंट अपने घर लाने के लिए बोलता है। ली कहने लगता है कि ये तो तुम्हारा काम का टाइम नहीं है ना। तो जून चिल्लाता है कि वैन तुम्हें आना पड़ेगा और ये मेरा ऑर्डर है। फिर वैन यहाँ जून के घर आ जाती है और तभी वो उसे काम देने लगता है कि लास्ट टाइम तुमने जो मेरे लिए खाने की डिशेस बनाई थी मुझे वही खाना है। तो वैन बनाने से मना कर देती है और कहती है कि ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है, तो मैं नहीं करने वाली हूँ। जून कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे घर डॉक्यूमेंट डिलीवर भी करना तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है। वैन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर उसके लिए डिशेस रेडी करती है। फिर जून यहाँ पर इसे बताता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले। तो ये कहती है कि मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी और ना कोई लगेज लेकर आई हूँ। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, हम न्यू चीज़ें खरीद लेंगे। फिर वैन अपने डैड को कॉल करके बता देती है कि आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि काम से बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। फिर वो जून का लगेज रेडी करने लगती है और उसके कपड़े निकालती है और तभी वो जून की एक शर्ट देखती है जो कि वही शर्ट होती है जो उसने गिफ्ट करी थी। तभी जून यहाँ पर आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम इस कपड़े में बड़ी इंटरेस्टेड हो रही हो। तो ये कहती है कि यहाँ पर सारे महंगे कपड़े रखे हैं और यही एक सस्ता कपड़ा रखा है, इसलिए मैं इसे देख रही थी। जून बताता है कि एक्चुअली शर्ट मुझे किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने दी थी। तो वैन कहती है कि क्या सच में वो इम्पोर्टेंट थी। तो ये हाँ कहता है। ये सोचती है कि 5 साल बाद भी ये मेरी दी हुई शर्ट को इतने अच्छे से रख रहा है, तो क्या मैंने इसे गलत समझ लिया। फिर ये जून को कुछ बताने जा रही होती है कि तभी इतने में जून को बाइयन की कॉल आती है और वो उसे बात करता है। फिर वैन सोचती है कि आखिर मैं ये क्या करने जा रही थी, मैं इन दोनों के रिलेशन को खराब नहीं कर सकती हूँ। फिर कॉल पे बात करने के बाद जून से पूछता है कि तुम क्या कह रही थी। तो वैन इसे नहीं बताती और कहती है कि मैंने लगेज रेडी कर दी हूँ। फिर जून सोचता है कि इस बिजनेस ट्रिप पर मैं अपने सारे सवाल के जवाब ढूंढ के रहूंगा। फिर वैन जानबूझ के खाने में मिर्ची मिला देती है ताकि उसे बहुत तीखा लगे और उसे एहसास हो कि ये उसके टेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानती है। फिर जून जब यहाँ खाना टेस्ट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा तीखा लगता है और वैन उसे कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाना नहीं पसंद, बॉस मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। फिर इसके बाद दोनों बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और जब वैन यहाँ जून का कपड़ा निकालने के लिए उसका लगेज खोलती है तो उसमें वही शर्ट रखा होता है। तो ये उसे देख रही होती है। इतने में यहाँ पर जून आ जाता है।
और बताने लगता है कि बस शर्ट को अपनी हर बिजनेस ट्रिप पे अपने साथ लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे ये तुमने दी थी और मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और मुझे पता लगा कि तुमने जानबूझ के खाने का टेस्ट खराब कर दी, बल्कि तुमने तो मेरी पसंद का ही खाना बनाई थी। वो इसे कहता है कि आखिर तुम मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो कि तुम वही हो, और वो इसे हक करता है और कहता है कि प्लीज मान जाओ। तभी वैन याद करती है कि कैसे इसकी फियांसी बायन ने उसकी बेइज्जती करी थी कि वो जून से शादी करने वाली है और वो उन दोनों की लाइफ के बीच में क्यों आ रही है एक मिस्ट्रेस बनकर। फिर ये जून को दूर करके उसे कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है और वो चली जाती है। और फिर वैन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और रास्ते में घूमते हुए सोचती है कि जब तुम अपनी फियांसी बायन से शादी करने वाले हो तो तुम आखिर क्यों जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तभी जून यहाँ पर बायन को पकड़ के उसे लेके जाता है और फिर वो उसे रूम में लेटा के जा रहा होता है कि तभी वैन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कितने गुड लुकिंग हो और तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह दिखते हो। और फिर वो रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये बोलते हुए उसके ऊपर ही बेहोश जाती है और तभी जून यहाँ पर इसका फेस टच करके याद कर रहा होता है कि ये उसे वही लग रही है। तभी वैन जाग जाती है और उसे लगता है कि वो अभी भी सपने में जून को देख रही है। फिर वो उसे किस करने लग जाती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वैन की जब नींद खुलती है तो वो काफी शॉक होती है कि ये सपना नहीं था। फिर वो जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। तभी ये इसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते। तो वैन एक्टिंग करते हुए कहती है कि बॉस कल रात जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। और फिर यहाँ से जाते हुए ये सोचती है कि अब बस मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो उसे फेस करना कितना एम्बैरेसिंग होगा। दूसरी तरफ मिया इस बारे में बायन को बताने के लिए जाती है और वो उसे बताती है कि वैन आपकी फियांसी के साथ पूरी रात थी। बायन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, 3 दिन बाद वो मरने वाली है। तो मिया बहुत शौक होती है कि ये उसे मार देगी। फिर रास्ते में यहाँ पर वैन को अपनी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड नजर आता है जो कि किसी और लड़की के साथ होता है और इसकी फ्रेंड को चीट कर रहा होता है। तो ये आकर उसे मारने लगती है। फिर ये भी वैन को मारने के लिए जाता है। तभी इतने में यहाँ पर जून आता है और उसे मार के चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को हाथ लगाने की। तो ये जून से सॉरी कहता है और उस लड़की के साथ यहाँ से चला जाता है। और वैन जून से कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए तो थैंक यू, लेकिन दूसरों को हमारी रिलेशनशिप के बारे में गलत चीज मत बताओ, मैं तुम्हारी वुमेन नहीं हूँ और हमारा रिलेशनशिप सिर्फ बहुत सारे एम्प्लॉय का है। जून कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम अभी मेरे लिए एक मीटिंग अरेंज कर सकती हो। वैन कहती है कि ऑफ कोर्स, लेकिन ये मेरा लास्ट काम होगा तुम्हारी असिस्टेंट बनने का। जून कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वैन कहती है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ और अगर तुम मुझे ये बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ। जून भी गुस्सा हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें रिजाइन करना है तो करो, लेकिन मुझे धमकी मत दो, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। वैन कहती है कि थैंक यू और चली जाती है। फिर जून जानबूझ के वैन की कलीग को बहुत सारा काम दे रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें अगर अपना गुस्सा निकालना है तो मुझ पे निकालो। जून कहता है कि तुम यहाँ से जा रही हो तो बताओ ये सारा काम कौन करेगा। तो ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाने से पहले अपना सारा काम कंप्लीट करके जाऊंगी। फिर ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और वैन अभी भी ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और इसे देखकर जून सोचता है कि अगर ये वो नहीं है तो आखिर वो कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वैन की कलीग जब यहाँ कंपनी पहुंचती है तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम यहीं पर ही सो रही थी। तभी वैन दिखती है कि जून ने उसे अपना जैकेट कवर कर किया है। फिर ये अपनी कलीग को बताने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा काम कंप्लीट कर ली। पर फिर ये देखती है कि सारी फाइल गायब है। अपनी फ्रेंड को बताती है कि किसी ने फॉर्मेट कर दी है। फिर इसकी कलीग कहती है कि अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे में मीटिंग होने वाली है। अब तभी इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है और वैन का मजाक उड़ाने लगती है कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास तो प्रोजेक्ट प्लान की फाइल ही नहीं है। वैन से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो ये बताती है कि मैं शेन ग्रुप कंपनी की वाइफ बनने वाली हूँ। तो वैन कहती है कि अच्छा, वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर तुमसे शादी करेगा। और वो इसका मजाक उड़ा देती है कि ऐसा होने वाला ही नहीं है। फिर जैसे ही जून यहाँ पर आता है तो मिया उसे बताने लगती है कि वैन के पास प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी डिटेल नहीं है और अब वो क्या ही करेगी मीटिंग में। फिर वैन यहाँ मीटिंग में आने के बाद सभी शेयर होल्डर से सॉरी कहती है कि उसके पास प्रोजेक्ट प्लान है ही नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर उसे एक मौका दिया जाएगा तो वो प्रोजेक्ट प्लान को वर्बली प्रेजेंट करके बता सकती है। मिया तो इसके लिए मना कर रही होती है पर तभी जून मान जाता है और कहता है कि तुम कर सकती हो। फिर यहाँ पर वैन अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करती है और सभी को बहुत ही पसंद आता है और जून भी बहुत ही इम्प्रेस होता है। और वो याद करता है कि उसके असिस्टेंट ने उसे बताया है कि जो लड़की ये क्लेम कर रही है कि वो 5 साल पहले वाली लड़की है, उसके पास नेकलेस तो सेम है लेकिन उसकी एज मैच नहीं कर रही है। जून सोचता है कि तुम वो हो के नहीं, इसके बारे में मैं पता करके रहूंगा। फिर मीटिंग के बाद सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर वैन की तारीफ करते हुए जाते हैं और फिर जून यहाँ पर वैन से बात करने के लिए आता है और कहता है कि अब तुम्हारी एक्सप्लेन करने की बारी है। वो सभी के सामने उसका हाथ पकड़ के अपने ऑफिस में लेके जाता है और अंदर से डोर लॉक करता है। ये पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि आखिर तुम मुझसे कब तक भागने वाली हो। और वो उसका नेकलेस निकाल के देखने की कोशिश करता है और शौक होता है कि ये तो वो है ही नहीं। फिर ये कहती है कि ये नेकलेस मेरी मॉम ने मुझे दी थी, क्या तुमने देख लिया।
या फिर तुम और देखना चाहते हो? जून इससे सॉरी कहता है तो ये इसे स्लैप लगाती है। फिर वो यहाँ से बाहर चला जाता है और तभी वैन देखती है कि उसकी टेबल पे वही कैंडी रखी है जो कि वो उसे दिया करती थी। तो ये सोचती है कि उसने अभी भी ये क्यों रखा हुआ है। तभी यहाँ पर अस्टिन आ जाता है और कहता है कि इसे हाथ मत लगाओ, ये बॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो किसी को भी इसे हाथ नहीं लगाने देते। फिर ये सोचती है कि यानी मैंने सच में जून को गलत समझ ली हूँ। फिर वो उसे बात करने के लिए बाहर जाती है, पर फिर वो यहाँ पर बाइयन को देख लेती है जो कि सभी एम्प्लॉयज को अपनी शादी के चॉकलेट्स बांट रही होती है और उनसे कहती है कि बॉस और मेरी शादी में जरूर आना। और फिर जैसी बाइयन यहाँ वैन को देखती है तो कहती है कि ये लो, इस कंपनी की होने वाली फ्यूचर बॉस होने के नाते मैं तुम्हें भी अपनी शादी में इनवाइट कर रही हूँ, तो तुम जरूर आना। तो वैन कहती है कि उस दिन मेरी फैन का फ्यूनरल है तो मैं नहीं आने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है और सोचती है कि जून क्या तुम्हें ये गेम खेल के मजा आ रहा है। और फिर ये अपना काम करने बैठती है और सोचती है कि अब ये मेरी लास्ट जॉब होगी। तभी इतने में यहाँ पर शाओ आ जाती है और वो बताती है कि मम्मी मैं आपको बहुत मिस कर रही थी तो आंटी ने मुझे यहाँ पर ले आई। वैन कहती है कि ठीक है, मम्मी को अपना काम कंप्लीट कर लेने दो, तो तुम यहाँ पर बैठो और किसी को भी डिस्टर्ब मत करना। शाओ यहाँ पर बैठ तो जाती है पर तभी ये जून को देख लेती है और खुश हो जाती है कि डैडी यहाँ पर है। और फिर वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाने लगती है, पर तभी अस्टिन उसे रोकता है और कहता है कि बच्ची तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम सीईओ के ऑफिस में नहीं जा सकती हो, वो अभी वीडियो कॉल पर है। शाओ कहती है कि वो सीईओ नहीं बल्कि मेरे डैडी हैं और मैं उनसे मिलके रहूंगी। और ये जल्दी से ऑफिस में घुस जाती है और जून के पास जाकर उसे डैडी कहने लगती है। तो वो अपनी मीटिंग बंद करता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे जब भी देखती हो तो मुझे डैडी क्यों बोलती हो? तो शाओ कहती है कि क्योंकि आप मेरे डैडी हैं इसलिए। और फिर ये यहाँ पर वो कैंडी का जार भी देखती है जो कि उसकी मॉम के पास भी है और ये सोचती है कि मैंने अपने डैडी को गलत नहीं पहचानी हूँ, ये सच में मेरे डैडी है। जून सोचता है कि अगर सच में मेरी बेटी होती तो वो भी इतनी बड़ी होती। तभी इतने में वैन का काम कंप्लीट हो जाता है और वो अपनी बेटी शाओ को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो सीईओ के ऑफिस में। फिर ये जल्दी से भागकर जाती है और देखती है कि जून यहाँ पर उसकी बेटी शाओ के साथ खेल रहा है। इन लोग को ऐसे देखकर ये रोने लग जाती है और सोचती है कि वैसे भी वो शाओ का असली डैडी है तो उसका हक है उससे मिलना। और ये सोचती है कि अब मैं जून को सब बता दूंगी कि शाओ उसकी बेटी है। और फिर वो इस बारे में बात करने के लिए जून के ऑफिस जा रही होती है और वो सोच लेती है कि अब वो अपनी बेटी शाओ को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहती है जिसमें उसे उसके डैडी का प्यार मिलेगा। फिर ये जैसे ही जून के ऑफिस का डोर खोलती है तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो किसी लड़की को हक कर रहा है। फिर ये जल्दी से बाहर आ जाती है और बहुत ही गुस्सा होती है कि इस जैसा प्ले बॉय शाओ का डैड बनना डिजर्व ही नहीं करता है। तभी अस्टिन यहाँ पर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो ये कहती है कि तुम अपने बॉस को बता दो कि ये काम करने का ऑफिस है, कोई डेटिंग करने की जगह नहीं। और फिर रिजाइन करके यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जून जल्दी से उस लड़की को दूर करता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में वही हो? तो ये कहती है कि मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। 5 साल पहले मैंने किसी मैन की जान बचाई थी और फिर हम लोग डेट करने लग गए थे, पर फिर उसके बाद मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और मेरी याददाश्त चली गई। लेकिन मुझे इतना याद था कि ये नेकलेस मुझे उसी बंदे ने दिया था। और फिर मैंने हॉस्पिटल में इस बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। फिर अस्टिन यहाँ पर आकर जून को इस बारे में बताता है कि हॉस्पिटल वालों से मुझे यही पता लगा है कि इसी लड़की ने आपकी जान बचाई थी और आपको हॉस्पिटल लेकर गई थी। फिर हम देखते हैं कि रिजाइन करने के बाद वैन अपना बॉक्स लेकर यहाँ से जा रही होती है और तभी वो इस लड़की के पास अपना नेकलेस देख लेती है और उसके पास आते हुए पूछती है कि आखिर मेरी बेटी का नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और ये लेने की कोशिश करती है तो ये नहीं देती और कहती है कि ये नेकलेस कोई आम नेकलेस नहीं है, ये मेरी अमीर होने की जरिया है। तो वैन से चिल्लाती है कि क्या तुम्हें जरा से भी डर नहीं है कि तुम दूसरे की चीज चुरा के मुसीबत में पड़ सकती हो? तो ये लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने तो तुम्हें रिप्लेस भी कर चुकी हूँ और अब मैं उसके दिल में तुम्हारी जगह भी ले लूंगी। वैन कहती है कि तुम उस मैन को ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी चीज तुम मुझसे नहीं ले सकती। और वो नेकलेस छीनने की कोशिश करती है तो ये देख लेती है कि यहाँ पर जून आ रहा है तो ये अपने ऊपर गर्म पानी गिरा लेती है और एक्टिंग करती है कि वैन उसे मारने की कोशिश कर रही है। वैन कहती है कि तुम्हें अच्छी एक्टिंग करना आता है। तभी जून वैन से कहता है कि तुम इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करना चाहोगी? तो कहती है कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हाँ, मैंने इसके ऊपर पानी गिराई और मैंने इसे मारी और मैंने ये सब जानबूझ के की। ऐसा बोलकर ही चली जाती है। फिर जून इस लड़की से कह देता है कि तुम एक्टिंग करना बंद करो, मैंने सीसीटीवी में पहले ही देख चुका हूँ कि ये सब तुमने खुद करी थी और तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी। वो तो 5 साल पहले तुम मेरी जान बचाई है, नहीं तो मैं ये सब सहता नहीं। और फिर ये यहाँ से बाहर जाकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये सच में वही लड़की है, नहीं तो आखिर किसी की पर्सनैलिटी ऐसे कैसे चेंज हो सकती है? तुम इस लड़की के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। और फिर जून सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ 14 दिन है। फिर यहाँ पर वैन को बाइयन की कॉल आती है और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है और उसे शाओ के नाम पर धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो इस बार वो उसकी बेटी को छोड़ेगी नहीं।
वैन रोने लग जाती है और इसे कहती है कि प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी और मैं तो जून की लाइफ से बहुत दूर हो जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। बायन कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं शाओ के साथ कुछ ना करूँ तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, ताकि जून तुम्हें पूरी तरीके से भूल पाए। फिर यहाँ देखते हैं कि वो लड़की जून की सारी फेवरेट डिशेस बनाती है और वो उसका शर्ट पहचानने की एक्टिंग करती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो सच में वही है। और फिर वो जाकर चुपके से बायन से कॉल पे बात करती है कि उसने जैसा काम बोली थी वो वैसी कर रही है। पर जून को फिर भी यकीन नहीं आ रहा होता है और वो उसी कैंडी को देखकर वैन को याद करने लगता है और तभी इतने में यहाँ पर वही आ जाती है और कहती है कि मैं सच में वही लड़की हूँ, अब तो तुम बिलीव कर लो। और वो उस कैंडी के बॉक्स को पैर से दूर कर देती है। ये सब देखकर जून को बहुत ही गुस्सा आती है और वो इसे कहता है कि तुम वो हो ही नहीं, एक्टिंग करना बंद कर दो। फिर ये लड़की डर के यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वैन यहाँ पर अपनी बेटी शाओ को सुला रही होती है और वो सोचती है कि हम दोनों का दूर रहना ही अच्छा है। तभी इतने में से जून का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आओ। फिर वैन जल्दी से यहाँ जून के घर पहुँचती है और उसे आवाज देने लगती है। तभी वो उसे हक करता है और कहता है कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है, देखो मुझे बता दो कि तुम सच में वही हो। पर वैन अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होती और यहाँ से जाने लगती है। पर जून बेहोश हो जाता है तो ये देखकर वो रुक जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जून की नींद खुलती है तो वैन यहाँ पर होती ही नहीं। फिर अस्टिन यहाँ पर आकर जून को बताता है कि कल पूरी रात वैन ने उसका ख्याल रखी है। दूसरी तरफ वैन जा रही होती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो मारने की कोशिश करती है और देखती है कि वो तो उसका फ्रेंडली है। वो उसे पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे, तो वो बताता है कि तुम्हारे बॉस का गार्ड तुम्हारे पीछे लगा था, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने यहाँ पर आया। फिर जून उसे कॉल करता है तो वैन कहती है कि मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी हूँ। तो वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो इतनी जल्दी रिजाइन नहीं कर सकती, उसे 1 महीने पहले बताना होगा, नहीं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का रूल टूटेगा। और वो उसे तुरंत ही घर आने के लिए कहता है बात करने के लिए। फिर वैन अपने फ्रेंड ली के साथ मिलकर जून के घर पहुंचती है और यहाँ पर उसने उस लड़की को पकड़ के रखा होता है और उसे पूछता है कि मुझे सच बता दो कि ये नेकलेस तुम्हें किसने दिया, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ पर वैन बताती है कि हाँ ये सच में वो नहीं है और मुझे पता है कि ये नेकलेस इसे मिया ने दी है और मैं तुम्हें बता दूं कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैं वो हुई नहीं। फिर जून उस लड़की से वो नेकलेस ले लेता है और गार्ड्स उसे यहाँ से लेके जाते हैं। फिर वैन भी इसे कह देती है कि अब दोबारा हमें एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। जून उसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है और उसका इसके साथ क्या रिलेशन है। तो ये अपने फ्रेंड ली का हाथ पकड़ के जून से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, ये तो ऑब्वियस है कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। और फिर वो ली के साथ यहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर आती है उसका हाथ छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि जून यहाँ पर मिया को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है कि उसे ये नेकलेस कहाँ से मिला और वो किसके कहने पर ये सब काम कर रही थी। पर मिया कुछ भी बताने के लिए मानती नहीं है। तो ये अपने गार्ड्स को कहता है कि इसे लेकर जाओ और इसे कैसे भी पूछकर मुझे पता करके बताओ। फिर यहाँ कंपनी में वैन की फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया होता है। पर जून इसे कहता है कि ऐसा बंदा जिसने अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ कभी बिजनेस ही करूंगा। तो ये बताता है कि शाओ मेरी बेटी नहीं है, वो तो वैन की बेटी है। तो ये जानकर जून शॉक होता है और वो पूछता है कि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड को मॉम कह रही थी। तो ये सब बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वैन की बेस्ट फ्रेंड है और इसीलिए शाओ उसे भी मॉम कहती है। फिर जून ये जानने के बाद कि वो वैन की बेटी है तो वो वैन का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पता करने के लिए कहता है। और फिर वो यहाँ ऑफिस में होता है तभी शाओ इसे कॉल करती है और बताती है कि डैडी ग्रैंडपा बेहोश हो गए, आप जल्दी से यहाँ पर पहुँचो। फिर ये अपनी मीटिंग कैंसिल करके तुरंत यहाँ से जाता है और वैन के डैडी को हॉस्पिटल ले आता है और शाओ के साथ होता है। जैसे ही वैन यहाँ पर पहुँचती है तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी ठीक हो जाएंगे। तो वैन इसे थैंक यू बोलती है और फिर भी शाओ को कहती है कि ये तुम्हारे डैडी नहीं है बल्कि अंकल है। तो जून कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी बेटी है, पर फिर भी वैन मानने के लिए तैयार नहीं होती और शाओ को ले लेती है। फिर जून यहाँ से चला जाता है और वैन को डॉक्टर से पता लगता है कि उसके डैड की जान बचाने के लिए जून उसके डैड को अपने ऊपर उठा के लाया था और उन्होंने उसके ऊपर वॉमिटिंग भी कर दिए थे। पर इतना बड़ा सीईओ होने के बाद भी उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई। वैन ये जानकर शॉक होती है कि जून उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। फिर डॉक्टर ये भी बताती है कि जून ने उसके डैड की ट्रीटमेंट के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर को यहाँ पर हायर कर लिया है। फिर ये नेक्स्ट डे जून को थैंक यू बोलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। तभी जून कहता है कि मुझे भी बदले में कुछ चाहिए, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम 1 दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो ये मान जाती है। फिर जून इसे घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है और इसे स्टोरी सुनाता है कि 5 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था जिसने मेरा कार एक्सीडेंट होने जाने के बाद मेरी काफी केयर करी थी क्योंकि मैं ब्लाइंड हो चुका था। पर फिर एक दिन जब मेरी आंखें ठीक हुई तो वो लड़की मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और उसने मुझे कोई रीजन भी नहीं बताई। तुम बताओ उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिए। तो वैन यहाँ पर इसे चिल्लाने लगती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया या तुमने उसे धोखा दिया। और फिर अपने आप को काम डाउन करती है और कहती है कि मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। और फिर वो यहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ बार में जाके काफी ड्रिंक कर लेती है।
और फिर वो ड्रंक होने के बाद बहुत सारी बातें बताने लगती है और उसकी फ्रेंड को पता लगता है कि शाओ का असली डैड तो जून है। दूसरी तरफ जून को उसकी मॉम बात करने के लिए घर बुलाती है और वो उसे चिल्लाती है कि उसे बायन से ही शादी करनी पड़ेगी। आखिर वो किस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर। जून फिर भी नहीं मानता और वो कंपनी में आने के बाद डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चेक करता है जिसमें ये लिखा होता है कि शाओ तो उसकी बेटी है ही नहीं। ये जानकर वो शॉक होता है। हमें पता चलता है कि बायन ने पहले रिपोर्ट चेंज कर दी होती है और फिर जून को ना चाहते हुए भी बायन के साथ वेडिंग ड्रेस शॉपिंग पर जाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैन को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताती है कि उसकी बेटी शाओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो ये बहुत ही घबरा जाती है और तभी इसे भी कोई किडनैप कर लेता है और उसकी आंखें बंद होती है। तभी यहाँ पर बायन की आवाज आने लगती है जो कि इसे फिर से उसके डैड और शाओ के नाम पे धमकी दे रही होती है। तो वैन कहती है कि जैसा तुमने बोली थी मैंने वैसे ही करी और मैं जून की लाइफ से बहुत दूर हो चुकी हूँ, इसलिए प्लीज शाओ और मेरे डैड दोनों को ही कुछ भी मत करना। देखो अब जून ने तो मेरा पीछा भी छोड़ दिया है। पर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बायन नहीं बल्कि जून होता है और वो इसे कहता है कि अब मुझे सारा सच पता लग गया, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये कहती है कि मुझे बायन की वॉइस कहाँ से आई थी। तो ये बताता है कि मैंने बस उसकी वॉइस का यूज किया था क्योंकि मुझे शक हो गया था और लो अब मुझे सब पता लग गया है। फिर वैन इसे सारी चीजें बताती है कि बायन ने इसे कैसे कैसे धमकी दी थी। फिर दोनों ये इस बारे में बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं और दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है और फिर दोनों बाहर डेट पर जाते हैं। पर तभी इतने में यहाँ पर इन लोगों को स्कूल से कॉल आती है कि शाओ ने अपने टीचर को मारी है और वो उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। ये सुनते के साथ ही जून तुरंत ही स्कूल पहुंच जाता है अपनी बेटी शाओ की साइड लेने के लिए और जो टीचर उसे तंग कर रहा था वो उसे फायर करवा देता है। तो शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके डैडी तो सच में सुपर हीरो है। फिर नेक्स्ट सीन में जून बायन के साथ अपनी फैमिली और उसकी फैमिली के साथ डिनर पे गया होता है जहाँ पर वो बड़ी खुश होती है कि वो अब उससे शादी करने के लिए रेडी है। पर तभी वो अपनी और उसकी शादी कैंसिल करने के लिए अनाउंसमेंट करता है और उसके सारे एविडेंस वगैरह इन लोग को दिखा देता है और बताता है कि थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पर पहुंच जाएगी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। पर जून की मॉम यकीन नहीं करती और वो कहती है कि बायन बहुत अच्छी लड़की है और वो दूसरी लड़की जो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है मैं उसे कभी अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाऊंगी। तभी यहाँ पर वैन आ जाती है और वो बताती है कि जब 5 साल पहले जून का एक्सीडेंट हुआ था तो उसी ने उसकी जान बचाई थी और वो उसे सच्चा प्यार करती है और उसके पैसों के लिए वो उसके साथ नहीं है। जून की मॉम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है और उसे कहती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है। तो ये यहाँ पर बायन की और असलियत उन्हें बताती है कि जब जून का एक्सीडेंट हुआ था तो वो उसके कजिन के साथ थी और उसे अब्रॉड में डेट कर रही थी क्योंकि वो बस पैसों के लिए उसकी फैमिली में आना चाहती है और कुछ नहीं। फिर ये सब देखने के बाद तो जून की मॉम को यकीन करना ही पड़ता है और फिर यहाँ पर शाओ आ जाती है और वो जून की मॉम को कहने लगती है कि ग्रैंडमा मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ और ये लेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको पता है इन्होंने मुझे किडनैप कर ली थी और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी चेंज कर ली थी ताकि किसी को भी पता न लगे कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। फिर ग्रैंडमा को तो शाओ काफी ज्यादा पसंद आती है और वो कहती है कि तुम इतनी क्यूट हो, तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर हो, तुम्हें तो देख कर पता लग रहा है। और फिर जून की मॉम अपने गार्ड्स को बुलाती है और बायन को यहाँ से बाहर करवाती है उसे अरेस्ट करवाने के लिए। फिर जून और वैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जून की मॉम फाइनली मान गई और अब बारी होती है वैन के डैड की। जून यहाँ पर उन्हें मनाने के लिए आता है और काफी मनाने के बाद वो मान जाते हैं और फिर फाइनली वैन और जून शाओ के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इन लोग की हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है।